तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानते हैं तथ्य जो न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला है, सरकार ने देश भर में एसी, ये नॉट ऐसी, ठीक है ना, ये क्या है, एसी, ठीक है ना, एसी, एसी के तापमान को लेकर बड़ा फैसला किया। नए नियम के तहत अब एयर कंडीशनर, ठीक है, एयर कंडीशन, ठीक है ना, एयर कंडीशन का तापमान न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री, ठीक है ना, 20 डिग्री और 28 डिग्री के दायरे में ही सेट किया जा सकेगा। यानी अगर आप बाजार में नया एसी खरीदने जाएंगे तो इसका तापमान सेट रहेगा, और तापमान कितना होगा, मिनिमम जो होगा यानी न्यूनतम, ठीक है, 20 डिग्री, और मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना होगा, 28 डिग्री, ठीक है। सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें मार्केट में जो नया एसी बन के आएगा तो उसका तापमान टेम्परेचर जो होगा वो मिनिमम 20 डिग्री होगा और मैक्सिमम जो होगा 28 डिग्री होगा। देखिए अभी का जो अभी चल रहा है मार्केट में तो इसका टेम्परेचर मिनिमम 16 डिग्री यानी 16 डिग्री होता है और अधिकतम 44 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो सरकार ने एक मतलब कि ये कानून कह लो या एक्ट कह लो, ये लेकर आया है कि अब जो नया एसी बनेगा मार्केट में आएगा वो 20 डिग्री उसका मिनिमम टेम्परेचर होगा और मैक्सिमम 28 डिग्री होगा, ठीक है। और ये क्यों किया है जान लेते हैं इस चीज को भी। देखिए एसी जो है चलता है, एसी हर लगभग सारे घरों में या कॉर्पोरेट में एसी चल रहा है, ठीक है। तो एसी जो बाहर कंप्रेसर चलता है, इसका एक बाहर लगा रहता है, एक भीतर भी लगा रहता है, ठीक है। स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूं मैं। तो जो अंदर लगा रहता है ठंडा हवा देता है, बाहर जाओगे बाहर वाले कंप्रेसर वाले में देखोगे आप लोग तो वहां भी एक फैन चलता है, उस फैन के आगे खड़े होंगे आप लोग तो गर्म हवा देता है, ठीक है। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, जिससे सरकार यानी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि हम एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री रखेंगे मिनिमम और अधिकतम 28 डिग्री। ये कौन है, इनको जानते हैं आप लोग, ये है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अभी क्या है ये, अभी ये केंद्र सरकार में, अभी ये केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के एक मंत्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रेसिडेंस एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन अफेयर्स, ठीक है, शहरी विकास और कार्य मंत्री, ठीक है, हिंदी में शहरी विकास एवं कार्य मंत्री, ठीक है। देखिए तो ये मनोहर लाल खट्टर है, और एसी का टेम्परेचर कितना मिनिमम रखना है, 20 और मैक्सिमम 28, ठीक है ना। चलिए अगला, दूसरा न्यूज है, केंद्र सरकार दुकानदारों यानी मर्चेंट से 3000 से ज्यादा की यूपीआई, ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा सकती है, मतलब कि लगी नहीं है, इस पे विचार हो रहा है, लगा सकती है। इसके लिए 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट दोबारा लागू किया जा सकते हैं। यानी आप 3000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट करते हैं तो
दुकानदार को किसको, दुकानदार को बैंक को 9 रुपए तक का फीस देना होगा। यानी कोई दुकानदार है, अगर यूपीआई से 3,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट ले रहा है तो वो बैंक को 9 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसको, दुकानदार को। तो दुकानदार को जब 9 रुपये अधिक देना पड़ेगा तो कस्टमर से लेगा वो दुकानदार, राइट। तो क्या होगा, वहां पे जब हम यूपीआई पेमेंट करेंगे तो दुकानदार हमसे पूछेगा कि आप ज्यादा पेमेंट कीजिए। क्यों, क्योंकि 0.3% ज्यादा मुझे देना पड़ेगा। देखिए, हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है, इस पे विचार चल रहा है, लेकिन ये जो है लगेगा भी तो किस पे लगेगा, ये जो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट लेगा उन मर्चेंट्स पे ये लगेगा, ठीक है ना। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। जो मर्चेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से 3,000 से ऊपर का पेमेंट लेगा तो उस पर 0.3% का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। मतलब समझा दिया आपको सरल भाषा में कि 3,000 रुपया से अधिक पेमेंट लेगा तो 9 रुपया, 0.3% कितना होगा इसका, 9 रुपया, तो 9 रुपया अधिक लेगा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन चार्ज मर्चेंट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑफ मोर देन 3,000 फॉर दिस 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कैन बी री इम्प्लीमेंटेड। मतलब पहले भी इम्प्लीमेंट हो चुका है और हटा भी दिया गया। री इम्प्लीमेंटेड, दैट इज इफ यू मेक ए यूपीआई पेमेंट ऑफ मोर देन ₹3,000 the shopkeeper will have to pay a fee of up to Rs 9 to the bank, ठीक है। सिम वही चीज कह रहा है। देखिए, यूपीआई जानते हैं क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2016 में, ठीक है। इतना बस याद रखना आप लोग। चलिए आगे, अगला न्यूज। The High Seas Treaty has gained momentum as 18 additional countries ratified it, bringing the total to 49. This treaty, adopted in June 2023, aims to protect and sustainably use biodiversity in international waters. उच्च सागर संधि ने, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च सागर संधि ने गति पकड़ ली है क्योंकि 18 अतिरिक्त देश ने इसका अनुमोदन किया है, जिसमें कुल संख्या 49 हो गई है। जून 2023 में अपनाई गई इस संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता की रक्षा करना और उसकी अस्थायी उपयोग करना है, ठीक है। देखिए क्या है, एक 2023 में संधि हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब कि वहां पे 31 देशों ने 31 देशों ने हस्ताक्षर किया था उस ट्रीटी। वो क्या है, हाई सी, द यूएन हाई सी ट्रीटी क्या है। देखिए, ये हाई सी ट्रीटी पहले जान लीजिए क्या है। द हाई सी ट्रीटी जो है एक तरह से समुद्र में जो वेस्ट मटेरियल कह लीजिए आप, या प्लास्टिक के कचरा कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि जो समुद्र में समुद्री जहाज चलता है तो उनके तेल जो पानी समुद्र के जल में गिर जाते हैं, ठीक है, उससे बचाने के लिए यूएन ने एक ट्रीटी किया था, ठीक है। उसका नाम दिया था हाई सी ट्रीटी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश लोग जुटे हुए थे, ठीक है ना। और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि उससे बचने के लिए उस मतलब समुद्र के जल जो है पोल्यूटेड होने से बचाने के लिए उस पर हस्ताक्षर किया जाए ताकि ज्यादा पोल्यूशन ना हो। इससे क्या होगा, अगर समुद्र का जल पोल्यूटेड होगा तो समुद्री जीव जंतु जो रहते हैं उन पे क्या होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कितने समुद्री जीव देखे होंगे आप लोग, जैसे व्हेल हो गया, ये समुद्र के किनारे मरे हुए पड़े रहते हैं। क्यों, ये कचड़े के वजह से। वो प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक खा लेते हैं, ठीक है, या फिर ये ऑयल है, ऑयल से सब बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे समुद्र की मछलियां भी मरती है, समुद्री जीव जंतु जितने हैं उनको भी इससे हानि पहुंचता है। तो उससे बचने के लिए ये ट्रीटी किया गया था, ठीक है। क्यों, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 31 देश थे, अब कितने हो गए, 31 प्लस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्यों आया है न्यूज में, फिर 2023 की बात है, क्योंकि अभी जून में ही 18 देशों ने फिर से इस पे साइन किया, तो टोटल कितने देश हो गए, 49, ठीक है ना। ये किस काम में, जैव विविधता की रक्षा करने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया था, जैव विविधता की रक्षा के लिए, बायोडाइवर्सिटी
ठीक है ना, सस्टेनेबली यूज बायोडाइवर्सिटी। चलिए इसमें इतना ही, आगे देखिए क्वेश्चन आ गया। हाल ही में किस राज्य ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने विक्रम सौर परियोजना शुरू की? तो देखिए ये जो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना जो है, ये पहले उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो चुका है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पहले हो चुका है, लेकिन हाल ही में क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में, तो हाल ही में कहा हुआ है बिहार में। ठीक है ना, हाल ही में कहा हुआ है बिहार में। बिहार की बात आ रही है तो बिहार में बापू टावर, सुना होगा आप लोगों ने नाम, बापू टावर का उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन इनॉग्रेशन जिसको कहते हैं, इनॉग्रेशन, उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2024। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ कहीं कहीं, देख लेना आप लोग। बापू टावर का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था। ठीक है ना। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना। इसमें कुछ और है? हाँ। देखिए ये जो परियोजना है विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना, ये 2 मेगावाट कनाल बैंक 2 मेगावाट का कनाल बैंक, ये क्या है? सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, 2 कैनाल बैंक सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है ना। देखिए अब सोलर एनर्जी का बात आ रहा है इसमें, सोलर एनर्जी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। सोलर एनर्जी का मुख्यालय, जिसको ISA कहा जाता है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, गुड़गांव, इंडिया में ही है। ठीक है, गुरुग्राम जिसको कहते हैं। अलायंस क्यों नाम दिया गया? अलायंस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि मतलब इसको स्टार्ट किसने किया है, कौन किसके किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और फ्रांस ने इसको बनाया है। ठीक है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये दो देशों का वेंचर है, इंडिया प्लस फ्रांस का। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुड़गांव में। ठीक है ना, गुड़गांव में। यहाँ पे जो मैं लिखा था बापू टावर का उद्घाटन लिखा था मैं, 2 अक्टूबर 2024 में हुआ था। ठीक है, इसमें इतना ही इस क्वेश्चन में। आगे अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अवैध प्रवासियों के लिए निष्कासन कानून पर विचार किया? ठीक है, अवैध प्रवासियों की बात कर रहा है। अवैध प्रवासी मतलब दूसरे राज्य से, दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति। ठीक है, जो हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति जो अवैध रूप से हमारे देश में रह रहे हैं, वो अवैध प्रवासी कहलाते हैं, अवैध प्रवासी। ठीक है, अब इनको क्या करना है? इनको अपने देश से, मतलब हमारे देश से इनको बाहर निकाल के, मतलब फेंक देना है, मतलब हमारे देश से निकाल कर उनके अपने देश में भेज देना है। ठीक है, तो ये कौन लेकर इसको, इस कानून को लेकर सख्त हुआ है? तो असम के जो CM है, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, देखिए क्या है ये है इमिग्रेशन एक्ट 95, इमिग्रांट एक्ट 1950। ठीक है, 1950। इस कानून में यही है कि असम में जो आए हुए हैं बांग्लादेश से, ठीक है, असम से आए हुए बांग्लादेशियों को निकालकर उनको वापस बांग्लादेश
भेज देना है। ठीक है, ये है अवैध प्रवासियों। और आसाम के सीएम क्या है? सीएम कौन है? हेमंत हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, ये है आसाम के सीएम। आसाम की बात हो रही है। हाँ, आसाम में गोपीनाथ गोपीनाथ बरदलोई। बरदलोई, ये वहां का एयरपोर्ट का नाम है। एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट गोपीनाथ बरदलोई। और क्या हो सकता है? अहोम साम्राज्य। अहोम अहोम किंगडम, साम्राज्य। यहीं पे असम में ही अहोम साम्राज्य के राजा रहते थे। ठीक है, किंगडम। चलिए, इसमें इतना ही। आगे, मुंबई को पछाड़कर कौन भारत की तेंदुए की राजधानी बन गया है? देखिए, तेंदुए की राजधानी। अब बात करें, कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई को पछाड़कर तेंदुए की राजधानी कौन बन गया है? कहने का मतलब ये है, जिस राज्य में तेंदुए की जनसंख्या तेंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा, वही कैपिटल राज्य कहलाएगा। ठीक है, मतलब कैपिटल राज्य, तेंदुए का कैपिटल राज्य कहलाएगा। मतलब जहाँ पे तेंदुओं की जनसंख्या ज्यादा होगा, वही तेंदुए की कैपिटल कहा जाएगा, यानी राजधानी कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले मुंबई को कहा जाता था, तो अब किसको कहा जाएगा? तो बेंगलोर को। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग तेंदुओं की संख्या बेंगलोर में 80 से, मतलब 80 से 85, यानी 80 टू 85 है। ठीक है ना, 80 टू 85 ये गवर्नमेंट का डेटा है। इनको कहाँ देखा गया? वहां के जंगलों में। कहाँ के? कर्नाटक के, यानी बेंगलोर के जंगलों में, झाड़ियों में, झाड़ियों में मतलब घूमते हुए पाए गए। ठीक है ना। तो वहां का डेटा बताया 80 टू 85। तो पहले जो मुंबई को कहा जाता था, तो मुंबई में कितने थे, क्या कितने हैं? तो मुंबई में 50 टू 54 तेंदुए हैं। ठीक है, तेंदुए है। तेंदुए भी एक जानवर है, चीता की तरह दिखने वाला एक प्रजाति है। ठीक है, ये तेंदुआ तो बहुत ही खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं। इनको बांध कर नहीं रखा जाता है। आप लोग कहीं भी जाओगे, किसी भी चिड़ियाघर में भी तेंदुआ कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे शेर को, बाघ को बांध कर रखते हैं ना, वैसे तेंदुए बांध कर नहीं रह पाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा राज्य 13 अंक के जियो टैग इंफ्रा आईडी लॉन्च करने जा रहा है? इंफ्रा आईडी, देखिए यहाँ पर टर्म आया कि इंफ्रा आईडी। इंफ्रा आईडी लॉन्च करने जा रहा है। इंफ्रा आईडी वो आईडी होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो सड़क, पुल, अस्पताल, सरकारी भवन। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, जो बनता है, उसको क्या करें, उसको चिन्हित करके, कौन, जियो टैग करके। ठीक है, गवर्नमेंट उसको जियो टैग करके क्या करेगा, उसको इंफ्रा आईडी दे देगा, एक जो 13 डिजिट का होगा, इंफ्रा आईडी। ठीक है, इंफ्रा आईडी। और कितने डिजिट का होगा ये? 13 डिजिट। 13 डिजिट। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिट से। हमारे इंडिया में एक पैन कार्ड होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पैन कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड में कितने डिजिट होता है? याद रखना आप लोग इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है। 10 डिजिट। आधार, आधार आधार में 12 डिजिट। ठीक है, 12 डिजिट। ऐसे ही एक बन रहा है आजकल, अपार आईडी। अपार आईडी किसके लिए है? अपार आईडी है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट नर्सरी से लेकर 12th तक जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल्स में,
उनकी अपार आईडी बन रहा है। ठीक है। अपार का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड, बताऊंगा इसका काम क्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, एकेडमिक, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री आईडी, यही अपार आईडी का फुल फॉर्म। ठीक है, ये क्यों बन रहा है? देखिए, जो भी स्टूडेंट या छात्र जो है, जितने भी सर्टिफिकेट विन करेगा, वो डिजी लॉकर एक नाम करके है, सरकारी है ये, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट ये रखेगा। अपार आईडी में जो अकाउंट खुलेगा उसी के अकॉर्डिंग उनके सारे सर्टिफिकेट वहीं पे पड़े रहेंगे, जिससे कभी समय आने पर आप भी यूज कर सकते हो और गवर्नमेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आधार कार्ड है जो डिजी लॉकर में पड़े होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही अपार आईडी भी बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं दिया हमने। कौन सा राज्य? इसका महाराष्ट्र होगा। बात तो कर ही रहे हम लोग, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिखे, सॉरी, कौन सा राज्य 13 अंक के जियो टैग इंफ्रा आईडी लॉन्च करने जा रहा है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। हम पिछले क्वेश्चन में चले गए थे, फिर वापिस महाराष्ट्र। चलिए, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा था। एक तो अजंता और एलोरा की केव, एलोरा केव यहीं पे है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? यहाँ पे डेपुटी, डेपुटी सीएम दो है, अजीत पवार, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने महाराष्ट्र के बारे में? 38 नंबर का नेशनल गेम, 38 नेशनल गेम का टॉपर कहा हुआ था, पहले ये बताओ। 38 ये हुआ था उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और इसका जो टॉपर था वो महाराष्ट्र ही था। टॉपर कौन था? महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ, एक और चीज बताया था मैं आप लोगों को महाराष्ट्र में, सिंहस्थ नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिंहस्थ कुंभ, नासिक, नासिक जो है महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे कुंभ होने वाला है। ठीक है, नासिक में। इतना कुछ है, आप लोगों को देख लीजिए, पढ़ लेना आप लोग। चलिए, इसमें इतना ही। आगे, who has been recently appointed as a deputy army chief, हाल ही में किस उप सेना प्रमुख, रणनीति का एक विभाग है रणनीति, ठीक है, उसका क्या 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 बनाया गया है? उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको? राजीव घई। आप लोग जानते होंगे इनको, राजीव घई को। राजीव घई जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान की झड़प में, सबसे लास्ट में इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि क्या क्या हुआ है, किसमें किसका कितना नुकसान हुआ है। हम मतलब नुकसान तो पाकिस्तान के बारे में बताया गया था, और हमारे प्रिकॉशंस क्या था, हमारे क्वेश्चंस क्या था। ठीक है, इन्होंने बताया था राजीव घई ने। तो क्या है ये? इंडिया का सबसे पहले तो ये डीजीएमओ है इंडियन आर्मी में। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, डीजीएमओ है। इनको क्या बनाया गया है वापिस? एज डेप्यूटी आर्मी चीफ स्ट्रेटेजी का। ठीक है, इंडियन आर्मी में स्ट्रेटेजी का डेप्यूटी आर्मी चीफ बनाया गया है। ठीक है, देखिए, ये भूपेंद्र नहीं है, ये उपेंद्र है। ठीक है, ये उपेंद्र है, उपेंद्र, उपेंद्र द्विवेदी। ये कौन है? आर्मी चीफ, आर्मी के चीफ। दिनेश त्रिपाठी, ये नेवी के चीफ है।
ठीक है। एक और है एयरफोर्स, इनके भी तो चीफ होंगे एपी सिंह, यानी अमनप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह। ठीक है। तो ये पूनम गुप्ता कौन है? पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता कौन है? तो ये है डेप्यूटी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर किसका? आरबीआई का। आरबीआई में 4 गवर्नर होता है। आरबीआई, आरबीआई के 4 गवर्नर, सॉरी डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर और 1 गवर्नर होता है। आप लोग ध्यान देना इन बातों को, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे, which year has been declared as the International Year of Women Farmers by the United Nations General Assembly? किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? मतलब 2026, इसका आंसर होगा 2026। 2026 को यूएन ने, यूएनजीए, यूएनजीए, यूनाइटेड 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 नेशन ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। ठीक है। तो ये बॉडी है किसका? यूएन, यूएन बॉडी है ये, यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासंघ कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ। इन्होंने क्या डिसाइड किया है? इन्होंने डिसाइड किया कि 2026 को महिला कृषक वर्ष घोषित कर दिया जाए। ठीक है। एक है यूएनएससी, इसका फुल फॉर्म देखिए, ये कहीं ना कहीं आया हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, फुल फॉर्म आया हुआ है। डीएलएड कह लो या बीएड कह लो, ये हर जगह आता रहता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो आप लोग इस पर ध्यान देना थोड़ा सा, फुल फॉर्म पे। फिगो ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ग्वाटेमाला। ये उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक है, ग्वाटेमाला। यहाँ पे एक्टिव ज्वालामुखी बहुत है। ठीक है, जो अभी एक्टिव कहने का मतलब कि अभी भी ज्वालामुखी फट रहे हैं। ठीक है, ये है हवाई, हवाई ये भी यूएसए का ही छोटा सा देश है। यहाँ भी माउना, माउना लोआ, ये भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है, ये हवाई है, कुछ दिन पहले डिस्कस किया हमने। बैरन, ये भी, यहाँ भी एक्टिव ज्वालामुखी है। ये भी अंडमान, ये है जो अंडमान एंड निकोबार, निकोबार में है। ये भी नारकोडम, ये भी अंडमान और निकोबार में ही है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसमें इतना ही। आगे, किस राज्य ने कपास उत्पादन में 20% की वृद्धि दर्ज की? किस राज्य ने? देखिए, इसका सही आंसर होगा पंजाब। हालांकि, हालांकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा कपास कहाँ, कौन सा राज्य में होता है? गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सा राज्य में? गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती जो होता है गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आया है किस राज्य ने कपास उत्पादन में 20% की वृद्धि लाई है। ठीक है, वृद्धि तो किसी ने भी, मान लो कि हम अपने खेत में, मतलब कि हमारे यहाँ भी खेतों में कोई उगा दे, बिहार में भी कपास उगा दे और क्वेश्चन पूछ दे कि उन्होंने बिहार में कपास की मतलब कि मात्रा कितनी बढ़ी है खेती की, तो ऑब्वियसली बात, क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आ गया मात्रा बढ़ाने की बात करिए। ये नहीं, कुछ ये नहीं पूछ रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र में जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है वहां बढ़ा है।
ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है। चलिए, क्वेश्चन है किस राज्य ने कपास उत्पादन में 20% की वृद्धि दर्ज की? तो पंजाब है इसका आंसर। ठीक है, पहले पंजाब वाले 2.49 लाख एकड़ जमीन पर खेती करते थे, कपास को उगाते थे। कपास, कपास यानी कटन उगाते थे। अब क्या है, क्या साइज बढ़ गया है, 2.98 लाख एकड़ पे एकड़, किसका? कपास का। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी पैदावार बढ़ेगी। ठीक है, पैदावार बढ़ेगी। तो कितना बढ़ा है? 20%। ठीक है ना। पंजाब की, हाँ, कटन, कटन की बात चल रही है, यानी कपास। अब देखिए, कपास जो है कौन सी खरीफ है? खरीफ की फसल है। जिन फसलों को उगाने के लिए पानी की मात्रा ज्यादा ज्यादा आवश्यक होती है, पानी की जो मात्रा होती है ज्यादा ज्यादा आवश्यक होती है, वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल है कटन, कपास। कपास को उगाने के लिए पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए, और काली मिट्टी में ये होता है। ठीक है, वैसे ही ठीक धान की खेती, धान और ईख की खेती, ये भी खरीफ का ही फसल है। इनको उगाने के लिए भी क्या, पानी की मात्रा ज्यादा, पानी ज्यादा लगता है, पानी की मात्रा ज्यादा ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए, इसमें इतना ही। आगे, सभी के लिए सतत ऊर्जा पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, ये लॉन्च किया गया यूएन के द्वारा, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ईयू, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन। फुल फॉर्म बता रहा हूं आप लोगों को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएन, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर यूएन का, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बताएगा? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यू का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। कहाँ पड़ता है ये? बेल्जियम में, बेल्जियम। डब्ल्यूटीओ का और डब्ल्यूएचओ का दोनों का एक ही जगह पड़ता है, जेनेवा, जेनेवा। और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दोनों का, डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ का, दोनों का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। ठीक है, इसमें इतना ही। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? देखिए, श्री पद्मनाभ नाभ स्वामी नाभ स्वामी मंदिर
ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इसका आंसर केरल होगा, और केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। यहाँ इसको, ये अभी चर्चे में क्यों है? मंदिर तो अभी बना नहीं है। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 270 साल बाद महाकुंभ महाकुंभ अभिषेक हुआ है। ठीक है, इस मंदिर का 270 साल बाद महाकुंभ अभिषेक हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, ठीक है ना। केरल केरल के तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम में है ये मंदिर। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। ठीक है, द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत, भगवान अनंत का शहर। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है ना। इसमें इतना ही। इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गया, रह गया था। यूएन का महासचिव, ये भी लिख लेना कहीं आप लोग। यूएन का महासचिव वर्तमान में कौन है? यूएन का एंटियानो गुटरेस। एंटियानो गुटरेस देख लेना आप लोग, यही होगा, एंटियानो गुटरेस। ठीक है, चलिए अगला। किस देश ने बौद्ध धर्म के 2000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ओसोन पोया मनाया? देखिए, और चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म दोनों बिहार से निकला हुआ धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, इसको मतलब कि सबसे पहला शिक्षा दीक्षा महात्मा बुद्ध के थ्रू ये हुआ था। ठीक है, इनको गया में क्या मिला था? बोध की प्राप्ति हुआ था। ठीक है ना, ज्ञान की प्राप्ति जिसको कहते हैं हम लोग। देखिए, बौद्ध धर्म 2000 वर्ष पूरा होने पर क्या मनाया? ओसोन पोया। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका वालों ने ओसोन पोया मनाया है। ठीक है, तो अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे भारत आए हुए थे। ठीक है ना, और भारत के दौरा करने के बाद ये बिहार भी आए हुए थे। बिहार बोध गया जाके होके आए हुए थे। ठीक है, श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट दिसा नायके। दिसा नायके। दिसा नायके। ठीक है, श्रीलंका का पीएम कौन है? पीएम पीएम कौन है? हारिनी अमर सूर्या। हारिनी अमर सूर्या। ठीक है, हारिनी अमर सूर्या, यही है। देखिए, श्रीलंका में एक जगह है अनुराधापुरा। अनुराधापुरा, जब जाओगे तो वहां पे बौद्ध के अनुयायी बहुत मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, अनुराधापुरा ही बौद्ध के जितने भी प्रचार प्रसार हुआ बिहार से निकल के अनुराधापुरा में ही हुआ था, श्रीलंका में। ठीक है, बौद्ध का मूर्ति भी है, महात्मा बुद्ध का मूर्ति भी है। ठीक है, देखिए यहाँ के पीएम का नाम क्या है श्रीलंका का? हारिनी अमर सूर्या। और प्रेसिडेंट का नाम दिसा नायके। ये फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ये आए थे भारत में। भारत में जब आए थे तो ये बिहार होके भी गए थे। तो बिहार के करंट अफेयर से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, आगे। कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है? कौन सा देश 8 परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है? तो देश का नाम है रसिया। रसिया जो है ईरान में 8 परमाणु रिएक्टर बनाने जा रहा है। अब रसिया से याद आ रहा है, जब इंडिया और पाकिस्तान का भिड़ंत हुआ था
अभी कुछ दिन पहले झड़प हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था रूस ने हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम। उसका नाम है S-400। ठीक है, ये रसिया द्वारा द्वारा दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, एयर डिफेंस बाय रशिया। अब क्या है, जब हमने यूज किया उसका, तो हम आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, न्यूज में काफी फ्लैश हुआ था। S-400 ने एयर डिफेंस सिस्टम जो था हमारा, उनके सारे ड्रोन्स को, एयरक्राफ्ट को, सबको क्या कर देता था, डिसेबल कर देता था S-400। अब रशिया ने क्या डिसाइड किया है, अब इसके एडवांस फीचर वाला S-500 रशिया के पास जो है, वो इंडिया को सौंपने वाला है। ठीक है, S-500 ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी रसिया का ही है, जो इंडिया अब इसको क्या लेगा, इंडिया को देगा। कौन देगा इंडिया को? रूस। जिससे जिससे और अच्छे तरीके से इंडिया वाले पाकिस्तान को पिटाई करें। ठीक है, चलिए आगे। कैटरीना कैफ को, कैटरीना कैफ किस देश के लिए वैश्विक पर्यटन नियुक्त किया गया? कौन कौन जानता है कैटरीना कैफ को? मैं तो नहीं जानता कैटरीना कैफ को। ठीक है, कैटरीना कैफ क्या किया गया इनको? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सा देश का? मालदीव का। ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सा देश इसको बनाया एम्बेसडर? मालदीव। ठीक है ना, मालदीव ने इनको क्या बनाया है? एम्बेसडर, अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस है, इंडिया से काफी टूरिस्ट जो है मालदीव जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है ना, कुछ दिन पहले, यानी कुछ पिछले साल की बात है, पिछले साल के पिछले साल भी हो सकता है, क्या हुआ था, हमारे मालदीव से रिश्ते खराब हो चुके थे, तो काफी पर्यटक जो थे टिकट कराए थे, बुकिंग्स कराए थे, सारे ने कैंसिल कराया था, जिससे उनके काफी नुकसान हुआ था टूरिज्म सेक्टर में। ठीक है, अब शायद वो चाह रहे हैं कि इंडिया से हमारी रिलेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, तभी इंडियन एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ, इंडियन एक्ट्रेस है, तभी उन्होंने इंडिया से अच्छा टर्न करने के लिए इंडियन एक्ट्रेस को क्या बनाया, इन्होंने एम्बेसडर बनाया है। इनके हस्बैंड का नाम विक्की कौशल। इसको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोग को बता दें जानकारी के लिए कि इनके इनके हस्बैंड का नाम विक्की कौशल है, जो उरी मूवी देखा होगा सबने, द सर्जिकल स्ट्राइक, द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके हीरो थे ये। कौन? विक्की कौशल। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है? वैश्विक पर्यटन नियुक्त किया गया है। वैश्विक पर्यटन नियुक्त किया गया है किसको? एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसको? कैटरीना कैफ को। ठीक है ना, चलिए आगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले तथ्य और न्यूज कल जानेंगे। ठीक है।